हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो वेरी फ्यू डेज आर लेफ्ट फॉर द क्लैट एग्जाम। बहुत ही कम दिन बाकी हैं फॉर द क्लैट एग्जाम। और ये क्लैट 2023 ये वन ऑफ द फर्स्ट एग्जाम्स है जो दिसंबर में हो रहा है। आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो गए और आपको पता नहीं होगा कि एट दिस मोमेंट अब हम लोग क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बट टुडे वी हैव समवन, मेरे साथ कोई है, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा स्टूडेंट है हु हैज क्रैक्ड क्लैट, जिसने क्लैट को निकाला है 2022 का। ही गॉट MNLU, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि मुंबई one of the top colleges है of the country, and he will tell you this thing कि भाई last few days में क्या होने वाला है, उसकी जर्नी क्या रही है पूरी प्रिपरेशन की। His name is तसद्दुक, he is from Kashmir. The wonderful thing is that हम लोग का जो रिलेशन है वो कुछ अलग तरह से स्टार्ट हुआ। Like we connected on Instagram, through YouTube, and slowly and gradually he was also part of the mentorship program. And last few months में, that too in the class 12th, उसने क्लैट को निकाला। How he did this, उसने कैसे करा, मुंबई नेशनल यूनिवर्सिटी कैसी है, what was all his motivation behind this. So welcome Tasaduk, how are you? Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Thanks for having me here. First of all, I want to thank you from the depth of my heart for having me on the panel. And I just want to say to the audience, the person जो अभी a kind of interview मेरा ले रहे हैं, is a great personality, a great human being, and the most humble person I have ever met in my life. तो अभी यहाँ पे ये बहुत कैजुअल हो रहे हैं, लेकिन मैंने इनसे पर्सनली मैंने जानता हूँ, वेरी सीरियस अबाउट द करियर ऑफ एनी, वेदर इट इज अ स्टूडेंट और एनी हु इज स्टक एनीवेयर. तो काइंड ऑफ इज अ ग्रेट हेल्पर इन माय लाइफ, एंड इट्स अ ही इज हैविंग अ ग्रेट रोल वेयर आई एम स्टैंडिंग टुडे. कोई भी डार्क फेस होता था, कोई भी ऐसी मुश्किल होती थी, देन ही वाज द वन हु केम टू द रेस्क्यू एंड गिव बेस्ट टू मी, और जिसकी वजह से मैं जो आज यहाँ पे हूँ, तो इसका बहुत ही ज्यादा श्रेय जो है वो मिस्टर अविनाश सर को जाता है. सो थैंक यू सर वंस अगेन. Thank you so much Tasaduk bhai, thank you very much. So you are in Kashmir right now? Yes, I'm in Kashmir and my name is Tasadduq Hussain. I belong to a Sopore town called as Sopore. It's in the Kashmir division in the UT of the Jammu and Kashmir. Okay, so ठंडी वगैरह पड़ रही है तुम्हारे यहाँ आजकल? Yes, yes, the temperature is really chilly outside. I wear thermal sweaters, upper वगैरह, तो काफी cold है अब. So first question भाई तसद्दुक, मैं तुमसे जो पूछना चाहता हूँ, what's your background like? क्लास 12 तक तुम्हारी स्टडीज कैसी थी? इंग्लिश मीडियम थी, हिंदी मीडियम थी? और वो सब कैसा था तुम्हारा वो बैकग्राउंड, जो कि क्लैट के लिए कुछ बेसिक बना था क्या? सो स्टार्ट होती है फॉर जब मैं स्कूलिंग जो मेरी हुई है, इट्स बेसिकली इन इंग्लिश मीडियम. सो क्लास में सबसे पहले आई वाज अ ब्राइट स्टूडेंट, आई वाज द सीआर. मैं क्लास का सीआर था फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, और 12th तक भी मैं सीआर ही रहा. तो इट्स अ गिफ्ट ऑफ द गॉड. बट तो ये जर्नी जो थी मेरी, वो बहुत अच्छी थी. और 11th-12th में जब मैं आया, तो मैंने कि पहले ही सोचा था, सब्जेक्ट्स मुझे सब आते थे, साइंस के साथ हर कोई सब्जेक्ट, मैथ्स में, फिजिक्स में. बट मुझे पहले ही था कि मुझे लीगल फील्ड में जाना है, बिकॉज आई एम हैविंग द वेरी मच इंस्पिरेशन फ्रॉम मिस्टर डॉक्टर अंबेडकर. तो जब भी मैं उनकी पिक्चर देखता था, उनका कुछ भी मैं देखता था, तो काइंड ऑफ मैं मेरे अंदर कुछ आ जाता था कि आई हैव टू समहाउ बिकम लाइक दिस पर्सन. तो ये अपने आप होता था. बाकी मैंने किसी को ऐसे सामने कोई फिजिकली मुझे कोई नहीं हुआ, लेकिन जस्ट मैंने उनकी तस्वीरें जब मैं देखता था ना, तो काइंड ऑफ द फ्यूल मेरे अंदर आ जाता था कि नहीं, इस जगह पे मुझे पहुंचना है और काला कोट पहनना है एक दिन. तो उसके बाद 11th-12th में मैंने देखा कि लॉ के क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, और मैंने सोचा कि वही सब्जेक्ट्स में मैं 11th-12th में भी लूंगा, सो दैट आई विल हैव एन एज, कि मेरे पास कोई बेस जो है वो होगी. और उसीलिए मैंने फिर ह्यूमैनिटीज ली. तो सब खिलाफ थे स्कूल्स में, टीचर, पेरेंट्स वगैरह के. जो आई हैड 97% इन माय 12th स्टैंडर्ड. तो उसके बाद तो क्यों नहीं लोगे, तो मैंने कहा नहीं, कि मुझे यही करना है तो करना है. तो मैंने फिर हिस्ट्री ली, इको ली, पॉलिटी ली, जो ना काइंड ऑफ अ बेस बनी, और इट्स स्टिल हेल्पिंग मी. जो अभी मैं लॉ स्कूल में हूँ, तो इट्स रियली ग्रेट. तो उसके बाद क्लैट का जो मुझे व्हेन आई गॉट इनटू 11th स्टैंडर्ड, तो सब मतलब मेडिकल के पीछे, नॉन मेडिकल के पीछे जा रहे हैं, जेई नीट. तो मैं सोचता था कि क्या लॉ फील्ड में ऐसा कुछ है, नेशनल लेवल का एग्जाम, कि मैं भी उसके लिए कुछ प्रिपेयर करूं. और मैंने रिसर्च किया कुछ, और आई गॉट टू नो अबाउट द क्लैट इन 11th स्टैंडर्ड. लेकिन उसके बाद जस्ट अप टू द 12th में बस सर्च कर रहा था, बिकॉज बोर्ड्स भी काफी यहाँ पे टफ होते हैं, और कश्मीर में 11th भी बोर्ड है. ओके. तो 12th के साथ साथ 11th भी बोर्ड है, और तो इट्स रियली टफ एंड लॉन्ग ह्यूज सिलेबस. तो उसके बाद मैंने फिर इसके बारे में सर्च किया, लेकिन एक्चुअल जो मैंने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करी वो 12th स्टैंडर्ड में. और जब तक मेरा 12th
जो मेरा एग्जाम का फेज था, पढ़ाई का फेज था, उसमें आई वाज गैदरिंग अप द मटेरियल, आई वाज प्लानिंग, और जैसे ही मेरा एग्जाम खत्म हुआ तो आई फेल्ट इनटू द एक्चुअल प्रिपरेशन। फिर मैंने जो है वो स्टार्ट करी, विच वाज अबाउट 5 months। तो उसके बाद ये हुआ। लास्ट 5-6 months में इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर एनी स्टूडेंट जो कि इसके लिए बहुत हम्म। न्यू है दिस थिंग लाइक क्लैट एग्जाम। हम्म। तुम उन स्टूडेंट्स से क्या बताना चाहोगे जो स्टूडेंट्स के लिए लास्ट फ्यू डेज बचा है या लास्ट फ्यू वीक्स बचा है? व्हाट शुड दे डू? हम्म। मतलब तुमने क्या करा था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे करा था, मतलब व्हाट ऑल यू डिड? तो क्लैट का मतलब मुझे एक चीज समझ में आई, आई डोंट नो कि बाकियों के क्या पर्सपेक्टिव है। यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं चलती। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, कोई आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे दे, वो एक दो जगह पे चलेगी, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन वो नहीं है। क्लैट में टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं चलती, इसमें टेक्निक चलती है। और जो टेक्निक होती है, इट टेक्स टाइम। टेक्निक रातों रात नहीं आती, इट टेक्स टाइम टू डेवलप। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, वो रातों रात नहीं होगी। व्हेन यू रीड तब वो आएगी। जब आप लॉजिकल रीजनिंग में जाओगे तो आप वो पैटर्न आप ढूंढोगे, वो पैटर्न आपको धीरे धीरे मिलेगा कि किस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है। फिर आप वो अपने तरीके से ना, हर एक का, हर एवरीबॉडी इज डिफरेंट। नेवर कंपेयर कि उसने ये कहा मैं ऐसे कर दूंगा। जस्ट करेक्ट। सी कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है। और मैं आपको इसी वीडियो में मैं ढंग की मतलब सैकड़ों आपको एग्जांपल्स दूंगा जहां पे टोटली आई वर्क एज अ रेबल। जो मुझे सजेशंस मिली, मैंने टोटली उनका उल्टा किया एंड दे वर्क फॉर मी। तो लास्ट के डेज में जो अभी मतलब क्लैरिटी इज वेरी नियर, तो लास्ट के डेज में सबसे पहले हैव अ बिलीव। बिलीव एंड द डिजायर, विदाउट डिजायर देयर इज नो फायर। जितना आपका स्ट्रॉन्ग डिजायर है ना, उतना ज्यादा आप फोड़ोगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जिसको बिलीव नहीं होता है ना, वो कुछ नहीं करेक्ट। कर सकता, चाहे उसके पास कितनी ही प्रिपरेशन क्यों ना हो। जो इमेजिन नहीं कर सकता ना अपने आप को लॉ स्कूल में, फिर मैं पढ़ूंगा ये, तो दिस थिंग्स रियली हेल्प। तो ये डेफिनेटली। आप इमेजिन करो, मैं लॉ स्कूल जा रहा हूँ, मैं एग्जाम में ये करूंगा, और किसी को मत देखो वो क्या कर रहा है, वो क्या सोर्सेज से पढ़ रहा है। कसम से आप डिस्टर्ब हो जाओगे, मत देखो कौन क्या कर रहा है। इस टाइम पे जितना आपसे हो पाया आपने किया। आप नया कुछ भी मत उठाओ। कुछ भी हो, आपको कोई बोल दे कि ये करंट अफेयर पढ़ ले, वो पढ़ ले, नो, जस्ट से नथिंग। वो बस आप बंद करो, वो दरवाजा बंद करो। और जो आपने अभी तक सीखा है वगैरह, उसको रिवाइज करते रहो। और सबसे ज्यादा जिसको आपने रिवाइज करना है वो है करंट अफेयर्स। जितना आप रट सकते हो ना, उनको रट लो। बिकॉज रिपीटिशन इज द की। जितना आप रिपीट करते जाओगे ना, बिकॉज करंट अफेयर्स में ज्यादातर होता है कि यू गेट कंफ्यूज इनटू टू ऑप्शंस, ये है कि ये है। वो इसी वजह से होता है कि आपने उसको बार बार नहीं देखा होता है। जब आप बार बार एक ही चीज को पढ़ते हो ना, मैंने करेक्ट। करंट अफेयर्स के लिए सोर्सेज कम रखे थे, लेकिन मैंने उन सोर्सेज को बार बार पढ़ा था, बार बार पढ़ा था। दैट्स वाई वो परमानेंटली मेरे मन में आ गए थे। और मैं डेट हो और कुछ नाम हो, वो उसमें कंफ्यूज नहीं होता था। पता है तो पता है, नहीं पता है तो छोड़ दो। तो अटकना नहीं है कहीं पे। जितना आता है तो जो आपने प्रिपेयर किया है बस उसको आप रिवाइज करते रहो। और बिलीफ रखो अपने जगह के है, और अपने आप को काम रखो। एंड के डेज में अपने आप को ग्रिल मत करो ज्यादा। करेक्ट। और मॉक्स जो आपके प्रीवियस हैं, उनको देखो, एक पैटर्न ढूंढो कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। बिकॉज प्रीवियस मॉक्स को देख के भी आपको बहुत सारा पता चलेगा कि मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ। और अब 5-6 सेक्शन है, मतलब 5 सेक्शन है क्लैट में। करेक्ट। तो जो सेक्शन मतलब आपको लगेगा कि ये मेरा बेस्ट है, ये मेरा बेस्ट है, ये मेरा नहीं है, मैथ्स को मैं छोड़ दूंगा, लीगल मेरा बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। ना तो कोई सेक्शन आपका अच्छा है, ना तो कोई सेक्शन आपका बुरा है। डिपेंड्स अपॉन कैसा आएगा। हो सकता है आप लीगल में बहुत अच्छे हो, फिर वो टफ आएगा, तब आप क्या करोगे। करेक्ट। तो जैसे वहां पे है, पूरा पेपर का पैटर्न है। फिर डिपेंड्स अपॉन आप कौन सा सेक्शन लोगे, लेकिन उसमें भी आपको डिसाइडिंग बहुत ज्यादा जल्दी करनी है। आई हम्म। मेट अ गाय, उसका सेकंड चांस था क्लैट में, एंड ही फर्स्ट टुक अप मैथ्स। और उसको 20 मिनट वो 3 क्वेश्चंस के साथ बैटल लड़ रहा था। 20 मिनट उसके कब चले उसको पता ही नहीं चला। तो ये आपको नहीं करना है। आपको ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए कि मतलब वो मुझे क्यों नहीं आएगा, मैंने तो उसकी प्रैक्टिस करी थी। नो, वो आ गया डिफिकल्ट, तो नो सेक्शन इज योर स्ट्रॉन्ग। नो सेक्शन मतलब डिफिकल्ट ना है ना तो आपका सही है। वो आपको जाएगा कि ये तो मुझे आएगा ही आएगा। तो करेक्ट। जो सेक्शन आपको आता है, जितना आता है, जो आपकी एबिलिटीज आपने ऑलरेडी गेन करी है, आप उनको एनहांस करिए। नया कुछ मत पढ़िए, कुछ भी नहीं। और बस करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए एंड बी काम। और अपने आप को ज्यादा मत ग्राइंड करो इन दिनों के। वो तो होगा, एनजाइटी होगी। और जब क्लैट होगा उस दिन नींद नहीं आने वाली, बिकॉज मुझे भी नहीं आई थी। तो वो होगा, वो होगा। उसको पहले इमेजिन करके रखो। और जितना आप अपने आप को काम रखोगे ना, कंपोज रखोगे, दैट्स रियली गोना हेल्प यू अ लॉट ऑन द
judgment day, on the D day. That is really gonna help. ओके, सो तसद्दुक ने इतने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, आप चाहे दोबारा रिपीट करो और फिर से देखो इस चीज को, लाइक एवरी पॉइंट ये मतलब आपको एक स्टेप क्लोज ले जाएगा, और एक भी मिस्टेक होगी तो थोड़ा सा दूर लेता जाएगा आपको सिलेक्शन से। जैसे ही टोल्ड कि भाई एट लास्ट मोमेंट यू गेट अ लॉट ऑफ मटेरियल कि भाई जीके इससे पढ़ लो, दिस टीआईएस है या इस कोचिंग है, दिस ये कोचिंग दे रही है तुम्हें मटेरियल्स। तो लाइक यू विल ऑलवेज फील कि भैया कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, लाइक दे आर ऑलवेज, अब हम लोग से आगे हैं, वो अहेड है, तो ये हमेशा फील आएगी। बट द मटेरियल शुड बी लिमिटेड। आप किसी भी कोचिंग में हो, अब तक आपने जितना पढ़ लिया है, जितना मटेरियल आपके पास है, इट्स इनफ। और बिलीव कॉन्फिडेंस ले आओ। अब जितना हो चुका है, जस्ट रिवाइज दैट, उसको इतने अच्छे रिवाइज करो कि इट शुड बी ऑन योर टंग, टंग टोस्ट पे, मतलब तुरंत आपके सामने पेपर आए, यू जस्ट टिक दैट। एंड स्पीड इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज, जो कि स्पीड है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ये बहुत बड़ा इशू है। सो तसद्दुक, तुम इस पे कुछ पॉइंट बोलना चाहोगे, लाइक ऑन स्पीड? या तो स्पीड इज अ थिंग कि मतलब जो ना मतलब इट्स द गेम चेंजर इन द क्लास। आप कितने ही पास आपके पास नॉलेज है, तो मुझे लगता है कि नॉलेज से ज्यादा क्लैट में स्ट्रेटजी चलती है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पकड़ लो, उसमें स्ट्रेटजी चलती है। हम क्या करते हैं, बस ज्यादातर नॉलेज पे फोकस करते हैं, लेकिन मैंने सबसे ज्यादा फोकस करा था स्ट्रेटजी पे। बिकॉज मेरे पास उतने, मेरे पास साल भी नहीं था। मैंने 5 मंथ्स प्रिपरेशन करी थी, जनवरी टू जून, और जून में एग्जाम था। तो मैंने स्ट्रेटजी पे फोकस किया। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है, मैं ओएमआर कब भरूंगा, कैसे भरूंगा, पेन कौन सा मैं लूंगा, उसकी रिफिल, उसकी निब कितनी ज्यादा मोटी होनी चाहिए, उस पे भी आपको, जब आप ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे ना, ये बड़ी चीज, ये बहुत मैटर करती है। आपको लगेगा कि इससे क्या होगा। और जब आप एग्जाम देने जाओगे, उससे पहले आप प्रैक्टिस करो अपना नाम लिखने की, रोल नंबर लिखने की, ताकि वहां पे आप ना गलती ना करो। आप ऑलरेडी उन चीजों से ना मतलब इम्यून हो और एक्वेंट हुए हो, तो आपको उस टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। और स्पीड के लिए मतलब क्या है कि आप अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आ गया, आप फ्लो में चल रहे हो, आपको सब आ रहा है, आप अटक गए, तो 5-6 सेकंड आप ले लो। अगर आपको पल्ले पड़ रहा है तो अगर नहीं पड़ा है, उसी तरह तुरंत छोड़ दो। ये मेरी मैं सर अभी भी उनको याद होगा कि मैं भी ये गलती करता था, मैं अटकता था। करेक्ट। और एक टाइम पे मेरा मॉक स्कोर ये मतलब अटक गया था, ये ना उससे नीचे जा रहा था ना ऊपर, बिकॉज मैं इसी में अटक रहा था। आई वॉज वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, और मेरा बहुत कुछ छूट रहा था जो बहुत ईजी था और मुझे आता था। तो वो मत करिए। आप सबसे पहले जो आप पेपर जो है ना, उसको आप गो थ्रू करिए, और जो सबसे आपको इजी आता है ना एक ही गो में, वो आप करते जाइए। एंड द नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद जो उससे थोड़ा डिफिकल्ट है उसको करो, और जो एंड पे आपने छोड़ा है कि बिल्कुल नहीं आता, उस पे आप ध्यान दो। ऐसे आपको चलना है। और स्पीड में ना, वो इन्हीं मंथ्स में ना आपको जो है वो, अब ऐसा नहीं हो सकता कि रातों रात आ जाएगी। तो जितनी आपके पास आ गई है, इट्स रियली ग्रेट। और फिर ये उस दिन आपको मैटर करता है, और ये नहीं सोचना कि उसका मॉक स्कोर ज्यादा जा रहा है, मैं तो मॉक्स में कोई हूं ही नहीं। तो मैं सबको बता देता हूँ कि मेरा मॉक स्कोर 80 से ऊपर कभी आया ही नहीं, नेवर एवर। 80 से ऊपर कभी आया ही नहीं है, और इट्स अ रियलिटी। जो हमारे सीपी के सेंटर में थे, जो ना 110 120 के ऊपर जाते थे, उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। इट्स अ डैम रियलिटी। तो ये आप सब लोग याद रखो कि मतलब ये उस दिन मैटर करता है आप क्या करते हो। कुछ लोग इतने वहां पे एंजाइटी में जाते हैं, इतना डर उनको लगता है, वो कुछ नहीं लिख पाते, वो सब भूल जाते हैं। उनको इतना वो डर हो जाता है, वो उस सिचुएशन को फेस ही नहीं कर पाते। सो ये उस दिन मैटर करता है आप क्या करोगे। अभी आप क्या कर रहे हो, मॉक्स ना ये आपको जस्ट दिखा रहे हैं कि आपकी तैयारी कैसी है वगैरह। और मॉक्स ना दे आर रियली डिफिकल्ट कंपेयर टू द एक्चुअल एग्जाम। और सीपी का तो पूछो मत, इट्स मतलब पोइम के जैसे होता है वो उनका पेपर। तो वो आपको नहीं करना है। और ऐसा नहीं है कि आप करोगे कि मैं ज्यादा डिफिकल्ट को प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे आएगा, नो, इसमें भी प्रॉब्लम। अगर आप ज्यादा डिफिकल्ट को प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप सिंपल चीज को भी डिफिकल्ट तरीके से देखोगे, एंड यू विल गेट इट रॉन्ग। करेक्ट। वो भी होता है। तो जस्ट नेवर कंपेयर योरसेल्फ। एंड मॉक्स को एक डिसाइडर मत चुनो कि हाँ। मतलब मेरा तो मॉक्स में ऐसा नहीं है, उनको डिसाइडर बिल्कुल मत चुनो। बिकॉज उस दिन मैं, ये आपके सामने मेरी एग्जांपल है बड़ी, मेरा 80 के ऊपर कभी मॉक स्कोर गया ही नहीं। और जो 110 120 वाले थे, उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ, दे वर इवन नॉट इनवाइटेड फॉर द काउंसलिंग। तो ये रियलिटी है, और इसको अपने दिमाग में आप डालो। इसमें मैं भी ऐड करना चाहूंगा, लाइक मेरे भी फ्रेंड्स थे एंड दे वर स्कोरिंग वन ऑफ द टॉप 10 रैंक्स में थे। तो ये मतलब एक लर्निंग है फॉर दो स्टूडेंट्स जो टॉपर्स भी हैं। सो लाइक आपके लिए भी लर्निंग है कि
कि अपनी उस हैबिट को बनाए रखिए फॉर द लास्ट, ये जो कुछ दिन बाकी है ना, इसमें इस हैबिट को ब्रेक ना होने दीजिए। तो मतलब यही सब फैक्टर्स होते हैं जो एंग्जाइटी ना आए उसके लिए आप कितने ज्यादा मॉक दे रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल वो जो स्टूडेंट है जो 2024 के लिए एग्जाम देने वाला है, तो ही मस्ट नो कि वो अभी से ही प्रैक्टिस कर रहे, एवरी डे मे बी एवरी वीक एटलीस्ट एक मॉक लिखे। और वो हैबिट नहीं डेवलप होती है, सो एट द एंड वो क्लैट के एग्जाम में एंग्जाइटी होगा, फियर होगा। लाइक माई फ्रेंड, ही वॉज अ ग्रेट टॉपर, बहुत बड़ा टॉपर था। सो लाइक बहुत तेज था, मतलब हम लोग उसको एडमायर करते थे, भाई वो कैसे ला रहा है नंबर, हम लोग देखा करते थे कैसे ला रहा है। सो लाइक मेरी रैंक मान लो 33 है पूरे बैच में, पूरे 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 कोचिंग के मॉक्स में, एंड उसकी हमेशा टॉप 5 में रैंक है। बट ऑन दी क्लैट डे उसके साथ इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि मतलब वो उतना अच्छा नहीं कर पाया उस एग्जाम में। और उसे थोड़ा सा लोअर एनएलयू मिला। पर तभी मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए, आप जितने अच्छे हो, बेकार भी हुआ तो कहाँ हुआ, मतलब एक थोड़ा सा लोअर एनएलयू से मिला, बट मिला आपको जरूर एनएलयू। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट, मतलब हार्डवर्क को कोई नहीं पिछाड़ सकता है एट द एंड। विच पेन डू यू यूज, कौन सा पेन यूज करते हो फॉर द ओएमआर? तो इट्स रोरीटो का आता है वो काफी हाँ, ना मोटा होता है। सो करेक्ट अगर आप कोई पतली निब वाला चूज करोगे ना, ब्रो इट टेक्स टाइम। करेक्ट करेक्ट। कसम से मैंने ये भी टेस्ट करा था कि व्हाट्स द आइडियल टाइम दैट आई टेक टू बबल। हम्म। मतलब और फिर मैंने उसको इंटू किया था इंटू 150, और उसके बाद मैंने वो दूसरा पेन लिया, और तो उसमें मतलब 2 मिनट 3 मिनट का डिफरेंस था। और आपको पता नहीं 1 मिनट में क्लैट में क्या होता है, 1 मिनट 2 मिनट में गेम बदल जाता सेकंड्स में तुम्हें वहां सेकंड्स की वैल्यू पता चलेगी, यू नो लाइफ में है। सेकंड की वैल्यू क्या है, यू गेट टू नो इन द एग्जाम, एक्चुअल एग्जाम। व्हाट मोटिवेटेड यू, मतलब एक क्या मोटिवेशन फैक्टर था जो तुम्हें हमेशा, मतलब एक फायर लगी रहती थी, भाई मुझे करना है। यू नो डीमोटिवेशन हम्म, तो 5-6 मंथ्स में बहुत आते रहेंगे, बिकॉज हम्म, क्लैट मॉक्स में स्कोर आ नहीं रहा है, एंड यू नो या फिर स्टक हो गया है स्कोर। तो वो मोटिवेशन कहाँ से आता था तुम्हें? क्या तुम कहीं बाहर से कोई वीडियोस देख के मोटिवेशन लेते थे, या उसको आखिरी एट द एंड आपने डिसिप्लिन में कन्वर्ट कर दिया, या कोई रोल मॉडल था, व्हाट वाज दैट? सो एक चीज होती है कि मतलब जो मॉक्स होते हैं ना, मॉक से हर कोई डरता है, और मैं भी डरता था। बिकॉज क्या होता है कि जब आपके एक दो मॉक अच्छे चले गए ना, बीच में क्या होता है कि वो टोटली क्या आप नीचे चले आते हो, तो उससे टोटली घुटने टूट जाता है इंसान के। इंसान डर जाता है कि मैं अब दूं ही नहीं। तो हम्म। वो जो इंसान वहां पे मतलब अपने आप को उठाएगा कि नहीं मैं फिर भी दूंगा, कोशिश नहीं छोड़ेगा, तो कोई आपकी मेहनत, मैं ये चीज मैं आपको मतलब सबको यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि अगर आप सिंसियर हो ना अपनी प्रिपरेशन के साथ, अगर आप ईमानदारी से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, यू डोंट सी कि मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं, अगर आप रियल में मेहनत कर रहे हो ना, ऊपर वाला आपको देख रहा है, वो आपकी मेहनत देख रहा है, वो आपको उसका अजर जरूर दे। मेहनत जो है ना वो ऊपर वाला देख रहा है। और अगर आप सिंसेरिटी के साथ अपनी मेहनत करोगे ना, आप मतलब चोरी चकारी नहीं करोगे उसमें, घर वालों को कुछ और स्कोर दे दोगे और रियल में कुछ और आ रहा होगा, करेक्ट तो करेक्ट इफ यू करेक्ट। विल बी रियली सिंसियर एंड काइंड विद योर प्रिपरेशन, देन डेफिनेटली जो मतलब कामयाबी है ना वो आपके कदम चूमेगी। ये रियली होता है, ये रियली होता है, बिकॉज ऊपर टोटली। वाला आपकी ना मतलब आग जो है ना उसको वो देखता है, उसको आप थमने मत दो। एंड फॉर मी, वेन एवर देर वॉज अ मोमेंट जहां पे मॉक स्कोर डाउन चला गया या उसमें, तो मैं सोचता था इस पे कि मतलब क्यों चला गया, हम्म मतलब। और उसके बाद आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन एनालाइजिंग द मॉक्स। मैंने मॉक्स जो है वो टोटल मैंने 27 मॉक्स दिए हैं, हम्म। लेकिन एनालाइजेशन में मैं 2-2 3-3 दिन लगा देता था, अगर गलती हुई तो क्यों हुई। तो ब्यूटीफुल। दैट इज द रियली थिंग। लोग क्या करते हैं, मॉक देते हैं, क्या आ गया स्कोर देख लिया बंद, उससे कोई फायदा नहीं। बिल्कुल मैं बता देता हूँ, उससे कोई फायदा नहीं। आप जितने भी मॉक दो ना, मॉक बस आपको दिखाता है कि वेर यू आर स्टैंडिंग, बट इट्स नॉट गोना इम्प्रूव। उससे कुछ भी इम्प्रूव नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आप देखोगे अगर ये सही है आंसर, तो ये सही क्यों है, अगर ये गलत है तो ये गलत क्यों है। तो अगर आप इस चीज को देखोगे ना बार 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 बार, तब आपका इम्प्रूव होता है। और मोटिवेशन के लिए सबसे बेस्ट है कि मतलब आप जो है ना, जब भी आपको डिमोटिवेशन हो या कुछ हो, जस्ट सर्च एन एनएलयू, उसकी पिक्चर देखो, तो उसकी फील ही अलग होती है। उसका देखो, उसके स्टूडेंट्स की पिक्चर्स देखो, मूड कोड देखो, ये देखो, तो करेक्ट। वो आपके अंदर वो आग वो थमने नहीं देगा। मैंने क्या किया था, मैंने सारे एनएलयूज का ना स्क्रीनशॉट लिया था, और उसके बाद ना एक पेज पे उनको ना एक ही जगह स्टिक किया था और सामने लगा दिया था दीवार पे। तो ओके। जब भी मुझे डिमोटिवेशन होता था, मैं ऐसे तो मैं उस पे जाता था और उनके ऊपर हाथ फेरता था। वाओ। और रियली सबसे ज्यादा जहां मेरा हाथ जाता था वो था एनएलयू रायपुर और था एमएनएलयू मुंबई।
और सिर्फ कोइंसिडेंस कि जब मुझे अलॉटमेंट हुआ एनएलयू, तो पहले मुझे एनएलयू रायपुर मिला और उसके बाद मुझे एमएनएलयू मुंबई मिला। इट्स अ रियलिटी। ओके भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल स्टोरी भाई। हाँ मतलब यू शुड हैव समथिंग जो तुम्हें या मोटिवेट। यू शुड हैव समथिंग, यू शुड हैव समथिंग, बिकॉज ऐसे ना इट्स की जरूरत होती है कि समथिंग ना आपके अंदर हो, कि जो बिल्कुल। ना आपको वो फायर फिर से जगा। वो करेक्ट। होता है, बिकॉज इसमें होता है डिमोटिवेशन आता है, आप कुछ भी कर लोगे ना, वो टॉपर को भी होगा, जो अभी ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आने वाला है ना, वो भी डरा हुआ है, जिसका सिलेक्शन भी नहीं होगा वो भी डरा हुआ है। तो ये सिचुएशन सबके साथ। तो करेक्ट। करेक्ट। जस्ट मैटर्स कि जस्ट सी कि मतलब आपके लिए क्या वर्क कर रहा है, और ये मत किसी को देखो मत एंड के डेज में कि वो क्या कर रहा है, उसका स्कोर कैसा आ रहा है। जस्ट सी कि आई एम डिफरेंट, माय प्रिपरेशन विल बी डिफरेंट, एंड माय स्ट्रेटजी जो है वो भी डिफरेंट ही होगी। और जो आपके लिए वर्क कर रहा है ना, आप उसको देखो। मैं ये बता देता हूँ, सिंपल सी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैं ओएमआरस भरने की एक स्ट्रेटजी होती है, अविनाश सर ने मुझे कहा था कि या तो आप साथ साथ भरो, या हम्म। आप जो है वो सेक्शन वाइज भरो। हम्म। लेकिन मुझे दोनों तरीके मेरे लिए वर्क नहीं किए। हम्म। मैं जब पैसेज पढ़ रहा होता था और उसके बाद मैं बबल करता था, मैं टोटली भूल जाता था कि पैसेज में था क्या। हम्म। और जब मैं सेक्शन वाइज करता था, उससे भी मैं डिस्टर्ब होता था। और मैंने क्या करा, मैंने वो स्ट्रेटजी करी जिसके लिए कोई भी वोट नहीं देगा। सब कहेंगे कि इट्स द, कि मतलब इट्स द, क्या ये टोटली यू विल बी डोर्ड ऑफ अगर आप ये स्ट्रेटजी करोगे, कि अगर आप लास्ट में बार बार। हाँ। लेकिन मैंने वो करा, मैंने वही करा, लेकिन कोई भी सजेस्ट नहीं कर रहा था। तो ये है सबसे ज्यादा कि मतलब व्हाट मैटर्स कि आपके लिए क्या वर्क करता है। मैंने टोटल। देखा कि मुझे कितना टाइम लगता है, अराउंड 120 130 ओएमआर भरने में, और मैंने एग्जाम में भी उससे ऊपर 10 मिनट रखे। और जब वो टाइम पहुंचा, एंड के 20 मिनट बचे, तो नो मैटर मैं पेपर में कहाँ पे हूँ, मुझे आता है नहीं आता है, आई हैव टू स्टॉप एंड आई हैव टू फिल द ओएमआर। उसमें आपको डिसिप्लिन रखना है। वहां पे आपको ग्रीडीनेस आ जाती है इंसान में कि नहीं यार, एक बहुत। और कर देता हूँ बबल, फिर ज्यादा जल्दी कर दूंगा। नो, जस्ट सिंपली सी के अगर आप पहले बबल करोगे, उसके बाद अगर टाइम बचता है, यू कैन स्टिल डू द क्वेश्चन, हम्म। आप उसके बाद भी कर सकते हो। तो वहां पे लेकिन आपको वो ना वो विल पावर दिखानी है, और जैसे वो टाइम आया, यू हैव टू फिल द ओएमआर। और अगर उसके बाद टाइम बचता है, यू कैन इजीली डू द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको एक बड़ी एग्जांपल है कि व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, वो आप करो। हालांकि जो स्ट्रेटजी है ना, कोई भी ये स्ट्रेटजी नहीं करेगा, लेकिन मेरे लिए यही वर्क करी। और मैंने सर से कहा भी नहीं था, मुझे लगा मार डालेंगे सर ये क्या करोगे, ऐसा नहीं। तो ये मैंने खुद किया, बिकॉज इट वर्क फॉर मी, और रिजल्ट आपके सामने। करेक्ट। टोटली एग्री। मैं मतलब देखिए कोई भी चीज है, आई थिंक यू शुड ट्राई एवरी मेथड। लाइक देयर आर 3 4 मेथड जिसे जिसे ओएमआर भरी जाती है। लाइक इधर आप 1 to 1 क्वेश्चन कर रहे हो, और सेक्शन वाइज कर रहे हो, और टोटली एक साथ भर रहे हो। सो लाइक यू शुड ट्राई दिस इन योर मॉक्स। पहले मॉक्स में बढ़िया से आप प्रिपेयर करो, ट्राई करो व्हाट वर्क्स फॉर यू। और जब होने लगे, आपको लग रहा है यार सर सही आ रहा है मेरा, यू कैन डू दैट, यू कैन कंट्रोल योर माइंड एट दैट पॉइंट ऑल्सो। कि ऐसा नहीं हो रहा कि लास्ट में एक क्वेश्चन और हो जाए, एक क्वेश्चन और हो जाए, नहीं, एट द एंड मैक्सिमम लोग की प्रॉब्लम सही रहती है। सो लाइक तुम्हारा कितना टाइम लगता था फॉर फिलिंग द ओएमआर एट वंस? लाइक कितना टाइम तुम्हारा लगता था तक? मुझे अभी भी याद है, मैंने जो ओएमआर भरे थे इन द एक्चुअल एग्जाम, इट टुक मी 14 मिनट्स टू फिल हम्म। ऑल द ओएमआर्स। बिकॉज मैंने वो बहुत एनहांस करा था, हम्म। टाइम के साथ वो मैंने बहुत एनहांस करा था। मैंने उसमें भी स्ट्रेटजी ढूंढी थी कि ओएमआर भरना कैसे है। मतलब पहले जो एंड का ये जो है ना, एंड से भरना है, आपकी जो आउटलाइनिंग है ना उसको भरना है, और फिर धीरे 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 आपको सेंटर में आना है। तो उसमें सबसे ज्यादा, और आपने जो है वो एंटी क्लॉकवाइज भरना है, एंटी क्लॉकवाइज आपको पेन को घुमाना है। तो ये ना, ये डिटेल्ड थिंग्स जब आप इनके ऊपर ध्यान दोगे ना, तो ये बहुत मैटर करते बिल्कुल, कीप दिस इन माइंड कि आप लोग एंटी क्लॉकवाइज करो। एंड ट्राई दिस, इसको भी आप लोग मॉक्स में ट्राई करिए, हैं। एक्चुअल एग्जाम में भी ट्राई करिए। सो लाइक दीज आर द एक्चुअल थिंग्स जो एक एक सेकंड मैटर करेंगे। वो आपको तब पता चलेगा ना व्हेन यू विल गो इन दैट एग्जाम फेस, जब एक एक सेकंड आपका क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया आ गया। सो लाइक वो भी तुम्हारा छूट रहा है एट दैट मोमेंट। सो एक सेकंड भी नहीं था बस कि यू कैन मार्क दैट क्वेश्चन। ऐसा भी फेज आएगा। सो तसद्दुक, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन आफ्टर क्रैकिंग द क्लैट एग्जाम? क्लैट निकाला तुमने, तो यू नो, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फीलिंग्स, आई बिलीव सो। क्योंकि भाई इट्स एन वन टाइम थिंग। सबसे पहले तो मतलब जो क्लैट है, नो बडी नोज अबाउट इट। मतलब जहां से मैं आता हूँ, किसी को इस बारे में पता ही नहीं था। दर जस्ट नीट एंड जेई, इसके आगे दुनिया भी है तो ये किसी को पता नहीं है। तो मेरे पेरेंट्स को भी नहीं समझ आता था कि ये है क्या, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। मेरे को क्वालिफाई करने के बाद भी पापा बोलते थे ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो
काइंड ऑफ ऐसा। तो मतलब यहाँ पे ऐसा लगता है कि मतलब, लेकिन इट्स रियली टफ एग्जाम, इट्स रियली टफ। और उसके बाद मैंने मतलब ये सोचा था कि निकालना है तो निकालना है, चाहे मेरे पास 5 मंथ्स है, 2 मंथ्स है, 3 मंथ्स है, मैं इतना वर्क करूंगा कि मैं पूरा मतलब ना फोड़ दूंगा ऐसा। तो ये कंटिन्यूअसली अगर आपको अपने आप को बोलोगे ना, तो ये साइकोलॉजिकली आपके माइंड में क्या, ये फीड हो जाता है। करेक्ट। एंड दिस हैज अ पूरा कनेक्शन इसका होता है आपकी परफॉर्मेंस के साथ। जो आपके माइंडसेट है ना, उसका डायरेक्ट आपका कनेक्शन होता है, आप वैसा ही परफॉर्म करोगे। तो हम्म। वो फायर मेरे अंदर थी। और व्हेन इट हैपेंड, और जो जब रिजल्ट आया और उसके बाद ये अलॉटमेंट हुई, तो मैं पहले से कसम से मैं हिल गया। मैंने कहा, और जब इनविटेशन आया हाँ। एमएनएलयू से, रायपुर से, कि तसदुक हुसैन यू आर इनवाइटेड, मैं पहले चेक कर रहा हूँ कि ये फ्रॉड तो नहीं है, कि ये सच में मुझे मेल आया। बिकॉज इट वाज रियली, मतलब मैं सोच रहा था कि 5 मंथ्स मेरे पास थे, और 5 मंथ्स में मैंने निकाला, पहला अटेम्प्ट था मेरा। और आई बिलोंग टू अ रीजन जहाँ पे मेरे पास क्या रिसोर्सेज थे, और ना वैसी गाइडेंस थी, और ना ऐसी कोचिंग है यहाँ पे कुछ। तो वट एवर आई हैड, तो उससे मैंने किया। तो उसके बाद जब मेरे पेरेंट्स ने सुना, पापा ने, तो दे वर ऑन द स्काईज, मतलब रियली व्हाट यू हैव गॉट। और सबसे ज्यादा मुझे पता था कि व्हाट आई हैव अचीव्ड, और लिटरली आई वाज इनटू टेयर्स व्हेन हम्म। आई सॉ इट, बिकॉज यू गेट रिमेम्बरेंस वहां पे। आपको खुशी से ज्यादा आपको वो अपने वो हार्ड डेज आपको याद आते हैं, when you करेक्ट। have the traumas, when you have the heartbreaks, and उसके बावजूद भी तुम्हें सबको साइडलाइन करके तुम्हें प्रिपरेशन के साथ रहना पड़ता है, बिकॉज वो फेजेस भी आते हैं, यू फील रियली डाउन। तो उसके बाद वो सारा ना आपके माइंड में ना ऐसे रिकैप होता रहता है, मतलब वो दिन, वो फिर उठना, वो रात ना, और स्पेशली द डेज दैट आई स्पेंट इन दिल्ली, द हम्म। लास्ट मंथ जो मैंने दिल्ली में दिया, इट वाज 48 डिग्रीज दैट टाइम। तो मैं 3 बार नहाता था वहां पे, टू कीप माय बॉडी ना पढ़ने लायक। तो वो मतलब वर्थ इट था। और वहां पे मैंने इतना पढ़ा, जो मैं घर पे ना मतलब 3 मंथ्स में भी नहीं पढ़ सकता था, ऐसी वहां पे पढ़ाई हुई, और मॉक्स। और करेक्ट। मुझे ऐसा लगता था कि आई एम सिटिंग इन द एक्चुअल एग्जाम, बिकॉज मेरा क्या था, मुझे मॉक से इतना डर क्यों लगता था, बिकॉज मैं मॉक्स का एनवायरनमेंट ऐसा बनाता था कि मुझे लगता था कि मैं एक्चुअल एग्जाम में। आई वॉज रियली स्ट्रिक्ट इन दैट, आई केप्ट अ स्टॉप वॉच, मैंने वाटर बॉटल वहां पे रखी थी प्रॉपर, मैं कार्डबोर्ड वगैरह पे पेपर रखता था, ओएमआरस लाता था ऐसे। तो मुझे पूरी फीलिंग आती थी कि आई एम गिविंग एक्चुअल एग्जाम। और कसम से जब मैंने फिर एक्चुअल एग्जाम दिया, इट फेल्ट लाइक अ मॉक टेस्ट, रियली इट फेल्ट लाइक अ मॉक टेस्ट। करेक्ट। बस उसमें क्या था कि मेरे साथ भी लोग और बैठे थे, करेक्ट। बस इतनी जो है वो डिफरेंस थी। तो जब आप अपने आप को उस चीज के लिए तैयार करोगे ना, तो आपको आदत हो जाएगी उस चीज की, और यू विल फील इट लाइक इट्स अ टेस्ट, नॉर्मल टेस्ट। करेक्ट। और वही जो लोग है ना, वही मतलब क्या उसमें ना सबसे ऊपर होते हैं एट दी एंड। सो तसुदुक, जैसे यू यू टोल्ड कि तुम दिल्ली पहले ही पहुंच चुके थे, लाइक 10 days बिफोर। सो आप ऐसा क्यों गए थे, मतलब आप पहले क्यों पहुंच गए थे, लाइक देयर वाज सम एडवांटेज, क्या रीजन था मतलब उसका, कि आप स्टूडेंट को एडवाइस बिकॉज मैंने रिगार्डिंग दिस? एक्चुअली आई हैड आल्सो फिल्ड द फॉर्म फॉर एलेट हम्म। एज वेल एज फॉर द जामिया। तो इसमें बस 1 मंथ का, 1 वीक का सॉरी ब्रेक था, एलेट और क्लैट में। पहले जो है वो क्लैट था, और उसके पहले एलेट, लेकिन पहले था, लेकिन उसके बाद वो पोस्टपोन हुआ। हम्म। तो 19th को था ये, उसके बाद एक हफ्ते बाद था मेरा एलेट, और लास्ट पे 3 दिन बाद था जामिया। और कश्मीर में इनके सेंटर होते ही नहीं है, ना ही हम्म। एलेट के और ना ही इसके। तो उसके लिए मैंने सोचा था कि मुझे दिल्ली तो जाना ही है, लेकिन अगर मैं फिर उसी टाइम पे पहुंच जाऊं, हम्म। तो ना मुझे पता होगा कि कहाँ से जाना है, क्या जाना है, और इट विल बी रियली ना हार्ड कि मैं वहां पे एक्वेंट हो जाऊं, और क्लाइमेटाइज होने में भी टाइम लगता है। दीज थिंग्स मैटर। किसी को लगेगा कि नहीं, दिस नो, ये थिंग्स भी मैटर करती हैं बहुत ज्यादा। व्हेन यू गेट एक्वेंटेड विद द प्लेस, आपको वहां पे आदत लग जाती है ना। तो दैट वाज द थिंग, मैं उसके लिए गया वहां पे, ताकि वो ना एग्जाम वाला माहौल, वो सारा कुछ वो पहले ही मुझ में आ जाए। और मैं जब सेंटर अलॉटमेंट हुई, तो मैं पहले ही गया उन सेंटर्स पे, देखा वगैरह कहाँ कैसे जाना। इट वाज इन द कैम्ब्रिज फाउंडेशन स्कूल, वहां ओके। पे मेरा सेंटर था। तो मैं पहले ही गया वहां पे, एंड कसम से जब मैं पहली बार वहां पे गया, बिफोर एंड 3 दिन थे एग्जाम में, तो आई कांट टेल यू, इट वाज अ फिल्मी मोमेंट फॉर मी टू लुक एट द बिल्डिंग, कि यहाँ पे मैं फिर जाऊंगा, यहाँ पे होगा। तो फिर जब मैं एक्चुअल एग्जाम के दिन वहां पे आया, तो कोई नई चीज मुझे नहीं लगी। सो हम्म। दैट वाज द थिंग कि मैं पहले ही क्लाइमेटाइज हो जाऊं, वो सारे जो फियर्स वगैरह है वो ऑलरेडी मैं छोड़ दूं। दैट्स व्हाई मैं पहले ही वहां पे गया था। और
वहां पे मुझे एक्चुअल एग्जाम का वो माहौल मिला और वो एनवायरनमेंट मिला जिसने मेरी प्रिपरेशन को और एनहेंस किया। हाउ वाज योर एमएनएलयू एक्सपीरियंस, लाइक मुंबई में कैसे एक्सपीरियंस था? सो महाराष्ट्र नेशनल यूनिवर्सिटी बहुत सारे लोग का ड्रीम कॉलेज है, इट्स इन द हम्म सिटी ऑफ ड्रीम्स, मुंबई। और तो कुछ हम्म। बताओ भाई, कैसे हाउ वाज योर एक्सपीरियंस देयर? हाँ, तो पहले जो है वो मुझे अलॉट हुआ था हिदायतुल्लाह नेशनल यूनिवर्सिटी रायपुर, हम्म। और उसके बाद मुझे एमएनएलयू से भी जो है वो इनविटेशन आया। तो बेस्ड अपॉन द लोकेशन आई चूज मुंबई और रायपुर। बाकी तो पता था कि मतलब एचएनएलयू इज रियली एस्टैब्लिश्ड, लेकिन एचएनएलयू काफी लोग छोड़ रहे थे हम्म। उस टाइम पे। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे एंड आई मेट द सेम फ्रेंड्स इन बॉम्बे। वो हम्म। भी रायपुर छोड़ के या कुछ लोग जीएनएलयू छोड़ के भी आए थे ओके। मुंबई में वहां पे। तो वो लोग मुझे वहां पे मिले और आई वाज वन ऑफ देम ऑल्सो। तो मैं 14 अगस्त को जो है वो मेरी फ्लाइट थी और हमें कुछ 19 या कुछ अगस्त को हमारा ओरिएंटेशन था। सो इससे पहले मैं बॉम्बे गया नहीं था। तो हम्म। when when I ना reached और प्लेन सब वहां पे पहुंचा, मुझे नीचे बिल्डिंग्स दिख रही हैं, तो मैं कह नहीं सकता वो मोमेंट होता क्या है। और when I ना reached at the airport, उसके बाद छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट्स अ ग्रेट प्लेस। तो उसके बाद पहुंचे फिर हीरानंदानी पवई जो है ना, वहां पे है ये यूनिवर्सिटी। तो इट्स एन इटालियन आर्किटेक्चर में सारी वहां पे बिल्डिंग्स है, इट्स अ रियली पॉश एरिया। तो हम्म। व्हेन आई गॉट इनटू देयर, उसके बाद हमने वो हॉस्टल वगैरह का फॉर्म फिलअप किया एंड भाई जब मैं गेट के पास पहुंचा वहां पे था महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई। तो मैं कह नहीं सकता वो मोमेंट होता क्या। मतलब ये आप डिफाइन नहीं कर सकते कि उस टाइम पे मतलब आपके हार्ट को क्या होता है। इंसान को लगता है कि रियली आई डिजर्व दिस, मैं यहाँ पे पहुंचा। तो वो सारा आपको फिर रिमाइंड होता है, वो सारे हार्ड डेज, वो सारे करेक्ट वो करेक्ट करेक्ट। ट्रॉमास। तो वो इससे मैं कह नहीं सकता मतलब उससे अच्छा मूवमेंट क्या हो सकता है। और द पीपल यू मीट देयर, मतलब महाराष्ट्र के लोग ना इट्स बहुत ही मीठे लोग होते हैं बहुत वहां पे। स्वीट, बहुत स्वीट। तो देर रियली स्वीट पीपल एंड वहां मैं जब पहुंचा तो काफी मेरे दोस्त ना मतलब उनमें ना मतलब अभी भी मतलब उनकी जान बसती है मतलब मुझ में और मेरी उनमें। तो दे आर रियली क्लोज एंड काफी दिनों में ही मतलब ना दे गॉट रियली क्लोज, बहुत ज्यादा क्लोज, स्पेशली द पीपल हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र। हम्म। बिकॉज कहाँ पे वहाँ पे रिजर्वेशन भी है महाराष्ट्र के लोगों के लिए। आई तो थिंक। उससे काइंड ऑफ एक प्रॉब्लम भी हो जाती है जो मुझे लगी कि वहां पे डोमिनेशन सा हो जाता है। ऐसा काफी आपको डाइवर्सिटी दिखती नहीं है, लेकिन ऑल इन ऑल की मतलब इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। एंड जो लोग आपको वहां पे मिलते हैं, सीनियर्स मिलते हैं जिनने क्या क्या नया किया होता है, तो वो हाँ। आपके अंदर एक फायर भर देता है कि करेक्ट। ना कि मैं भी कुछ करूं। और सराउंड योर सेल्फ बाय दोज पीपल, और जैसा आप अपने लोगों के अराउंड रखोगे ना अपने आप को, आप भी वैसे ही बन जाते हो। रियली मैंने नहीं देखा। सो मेरा भी ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस है, लाइक फर्स्ट टाइम आई वेंट टू एनएलयू, तो क्लैट का एग्जाम ही मेरा जो सेंटर पड़ा था, सो इट वाज नेशनल यूनिवर्सिटी लखनऊ, आरएमएनएलयू ही था। सो लाइक मैं फर्स्ट टाइम एनएलयू में गया, मैंने कहा ये कैसी यूनिवर्सिटी है। वो फर्स्ट टाइम मैं एंटर कर रहा हूँ, मैंने कहा इतनी ग्रीनरी, इतने अच्छे क्लासरूम्स, यहाँ बैठना पड़ेगा। मैंने कहा ये कैसी जगह है, यहीं आना है क्या? सो लाइक दैट वाज अ डे कि मैंने सोचा था आरएमएनएलयू तो जाना चाहिए, ठीक है मतलब हो जाएगा, यहाँ तक मैं ले लेता हूँ। सो ऑफ कोर्स भाई, एक बार एनएलयू विजिट कर लो, यू विल, मोटिवेशन अपना ही हाई चला जाएगा। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू तसद्दुक, इट वाज रियली अ वंडरफुल सेशन। बहुत ज्यादा लर्निंग होगी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा खासा मोटिवेशन हुआ कि भाई जाने तो कि हाउ वाज योर जर्नी। और आप लोग भी बहुत कुछ सीखे होंगे कि हाउ ही डिड लास्ट के फ्यू डेज में क्या करा, ओएमआर कैसे भरनी है, हर चीज आपको पता चली है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन दिस लास्ट मोमेंट। सो थैंक यू तसद्दुक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।